चलो, एक कल के पेपर को अभी सबने चेक तो किया नहीं होगा, तो उसके डाउट बताऊं अभी चेक करोगे उसको। मैंने आंसर की तो सुबह भेजी थी। सर देख ली, डाउट्स बता दो। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे नंबर बता दो कि क्वेश्चन का कौन से के सभी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। हेमंत, यस सर। एक क्वेश्चन आप मुझसे काफ़ी दिन से पूछ रहे थे, वो P+3/2 की वाला ना। तो मुझसे, यस सर। हाँ, मुझसे पूछने के बाद कभी उसको दोबारा से आपने ट्राई नहीं किया? देखो, एक हेमंत का क्वेश्चन था, मैं वही ढूंढ रहा था। एक रिएक्शन है A2B3। सर मेरा तो सी आ रहा था सर, इसमें आंसर दिया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक रिएक्शन है बच्चों, A2B3 चेंज इनटू 2A3 प्लस इक्वस एंड 3B2 माइनस इक्वस। अगर A2B3 सॉलिड से 2A3 प्लस इक्वस और B2 माइनस इक्वस बन जाए तो इस रिएक्शन का क्या नाम होता है? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है किसी को नहीं पता होगा इस रिएक्शन का नाम क्या होता है। मतलब इसको एंथैल्पी के टर्म में क्या बोलते हैं? लैटिस। क्या नाम अमन? लैटिस तब बोलेंगे जब ये गैस में जाए। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन तब बोलेंगे जब आयंस इक्वस में जाएं। अगर Na प्लस प्लस इक्वस जाएगा तो ये बनेगा Na प्लस इक्वस, दैट इज हाइड्रेशन। Cl माइनस प्लस इक्वस तो ये जाएगा Cl माइनस इक्वस, तब इसे बोलेंगे हाइड्रेशन। आयंस, एक सेकेंड, जरा मुझे हाइड्रेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन बताओ। हाइड्रेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन बताओ जरा मुझे, बताओ। देखो, ऐसा मत करो, हाइड्रेशन थेरेपी कितने बार आ चुका है हमारे बीच में क्लास में। Amount of energy released when 1 mole of ions react with water and get hydrated. 1 मोल ऑफ आयन इंटरेक्ट विद द वाटर, है ना बेटा, रिएक्शन नहीं, इंटरेक्शन वाटर Yes. से। हाँ, तो इस इंटरेक्शन का नाम क्या होता है? मतलब हाइड्रेशन थेरेपी बोलते हैं एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं। इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? इसे डाइपोल डाइपोल फोर्स या आयन डाइपोल फोर्स या वंडरवाल फोर्स, क्या बोलते हैं इस इंटरेक्शन को? Iron dipole. आयन डाइपोल फोर्स, यस, आयन डाइपोल फोर्स बोलते हैं। तो इस प्रोसेस का पूरे का नाम होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। याद करो कितनी बार बताया मैंने कि जब इसको आप आयंस में तोड़ोगे, 2A3 प्लस गैस एंड 3B2 माइनस गैस, देन इट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। तब इसको बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। और फिर जब इसको एक्वस में ले जाओगे तब इसका नाम क्या होगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये पूरा प्रोसेस कितना होगा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे पहले भी बताया होगा मैंने, बताओ, ऐसे ही होता है ना? Yes, sir. हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, नाउ टेल मी, क्या होगा? लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। Hydration. लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। और अगर ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव आता है तो सॉल्ट को पानी में डिजोल्व करना इज क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। और अगर नेगेटिव आता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तो एक्सोथर्मिक। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये दे रखा है, हेमंत देख लो, इतने दिन से आप मुझसे पूछ रहे थे, ये क्वेश्चन एक लाइन का था। मैं सोच रहा था कि किसी तरह आप कर लो, फिर मैं भूल भी जा रहा था, किसी तरह आप कर लो, आप कर सकते हो, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ लिया फिर ट्राई नहीं किया। क्यों ट्राई नहीं किया? क्योंकि ये क्वेश्चन को 6 से 7 या 8 लाइन में दे रखा है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन अगर दे रखा है तो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा ये क्वेश्चन।
इसमें ये दे रखा है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ A3+ आयन इज P। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ A3+ आयन इज P, यानी कि डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ A3+ जो दे रखा है वो P दे रखा है, और डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ B2- दे रखा है वो Q दे रखा है। ये इन्होंने दे रखा है, और ये है पर मोल हाइड्रेशन ऑफ P, मतलब कि एक मोल आयन, देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक मोल A3+ आयन जब वाटर से अट्रैक्ट करता है ना, हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं ना, 1 मोल के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन हमारी पर मोल आयन कितना हाइड्रेट हो रहा है, यस या नो। Yes, sir. अगर लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन याद करो तो उसमें भी यही बोलते थे कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड व्हेन डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को लिखना चाहूँ, अगर मैं इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ध्यान देना बच्चों। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस, अब इन दोनों की अलग अलग दे रखी है एंथैल्पी, तो क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ A3+ आयन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ A3+ आयन प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ B2- आयन। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, P दे रखी है ना, Yes. तो इस यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ P पर मोल है ना, और इसकी जगह क्या पुट करूंगा मैं, Q है ना, तो आ जाएगा 2P + 3Q। इतना क्लियर है सबको। Yes, sir. अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि P + Q/P + 3/2/Q का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। टू से डिवाइड कर। इसका क्वेश्चन क्या होगा बताओ, तो क्या करूं बताओ बच्चों, इसमें क्या करूं, ये पूछा गया था P + 3Q/2 का, सॉरी किसी को दिखा नहीं होगा, एक सेकेंड, हाँ नाउ क्लियर है। P + 3/2Q का आंसर क्या होगा, क्या करूं बताओ। अच्छा, डिवाइड बाय 2। Divide by 2. डेल्टा H सॉल्यूशन माइनस लैटिस एनर्जी इक्वल टू 2P + 3Q है ना, और फिर 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा P + 3/2Q, ये आंसर आ गया। और आंसर यही आंसर है, इसमें A पार्ट दे रखा है। इसमें क्या दिक्कत थी हेमंत, बताना जरा। सर मैंने पर मोल ले लिया सर। अच्छा, अब अदर स्टूडेंट को क्लियर है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो कल मैंने S ब्लॉक का टेस्ट लिया था, आज मैं P ब्लॉक का टेस्ट ले रहा हूँ। और प्लीज़ आंसर की देने के बाद मुझे इंडिविजुअली आंसर भेज दिया करो। और ये मतलब ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आपने 1 घंटे में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा होता ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। और मुझे आंसर भी बता दिया करो, अगर आंसर बता दोगे, मेरे पास मतलब बहुत सारी क्लासेस रहती हैं तो कभी कभी इतनी जल्दी चेक नहीं कर पाता हूँ, तो उसी को मैं फिर आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप रिलेटिव अपना देख भी सकते हो कि कहाँ परफॉर्मेंस चल रही है। तो एस ब्लॉक के आंसर्स मुझे भेज देना। इसके पहले जो हाइड्रोजन का टेस्ट हुआ था उसमें सबसे बेस्ट किया था अमन ने, हाइड्रोजन के टॉपिक में भी और पीरियोडिक के टॉपिक में भी, ठीक है। तो और ये जो 1 घंटे में बोलता हूँ इसको आप टेस्ट मान लो, या इसको ये मान लो कि हमें 1 घंटे में ये जो 30 से 40 क्वेश्चन सर ने दिए इनको प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज जब अपने आप से प्रैक्टिस करते हो ना, तो हो सकता है कि आप 10 क्वेश्चन करने के बाद आप थक जाओ, या फिर आपको चिंता ना रहे उस चीज़ की कि चलो बाद में कर लेंगे। ऐसे कम से कम ये होता है कि हाँ मुझे इस टाइम पीरियड में ही इतने क्वेश्चन करने हैं, तो सही रहता है इस वजह से। तो आज P ब्लॉक करेंगे, लेकिन S ब्लॉक के क्वेश्चन मैं भी और पूछना चाहता हूँ, फिर मैं आपको उसके डाउट बताता हूँ पेपर में जो भी आप कहोगे। जरा मुझे बताओ, अगर कुछ रिएक्शन में चेक करता हूँ आपसे Na+ लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन होती है X + Y लिक्विड अमोनिया, तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा प्रोडक्ट। एस ब्लॉक आपने रिवाइज किया होगा ना कल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या बनेगा प्रोडक्ट इसमें, बताइए जरा। NaNH3 का होल X+
Y into E into NH3Y ammoniated electrons. क्या इसने सही बताया है? अदर स्टूडेंट को याद है रिएक्शन? मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और ये ऐसी रिएक्शन हो क्यों रही है? क्योंकि इस सोल्यूशन में Na पहले कैसे डिसोसिएट करता है? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। और अमोनिया कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर या नॉन पोलर? पोलर। अमोनिया जो पोलर मॉलिक्यूल, इसका शेप कैसा होता है? पिरामिडल। इस तरीके से इसका पिरामिडल शेप होता है ना? बताओ। Yes. हाँ, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो कुछ पोल इसके Na प्लस अट्रैक्ट होंगे, कुछ अमोनिया मॉलिक्यूल Na प्लस के चारों तरफ ऐसे आ जाएंगे, जिसका नाम होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और कुछ अमोनिया मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ आ जाएंगे, ये भी आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। बट इसमें नेगेटिव पोल से आएगा अमोनिया, और इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव पोल से आएगा। ठीक है, पॉजिटिव पोल से। तो ये क्या बन जाएगा? NaNH3 सम एक्स, ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या है चार्ज प्लस, और फिर ENH3, और यहाँ पे चार्ज कितना है? माइनस। कोई दिक्कत नहीं किसी को? इस तरीके से ये जो है बन जाएगा आपका। दिस कॉल्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना बच्चों? ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये सोल्यूशन कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक Blue. Paramagnetic blue. हाँ, पैरामैग्नेटिक होता है। और ये सोल्यूशन रिड्यूसिंग नेचर का भी होता है, बिकॉज इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये किसी में इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकता है। किसी को इलेक्ट्रॉन देना, उसको रिडक्शन कर, उसका रिड्यूस करना होता है या ऑक्सीडाइज करना होता है? Reduce. रिड्यूस करना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन ना। दिस सोल्यूशन इज रिड्यूसिंग, शोज रिड्यूसिंग बिहेवियर बिकॉज इट हैज अ मोर नंबर ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। और थोड़ी देर बाद इसका कलर फेड क्यों हो जाता है? क्योंकि अमाइड बन जाता है. अमाइड बन जाता है Cluster formation. हाँ, अमाइड बन जाता है। और अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से बहुत सारे आयंस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और क्लस्टर, हाँ, क्लस्टर बन जाता है। ठीक है ना? इस सोल्यूशन का कलर क्या था बच्चों? ब्रोंज. ब्लू ब्लू कलर। जब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनते हैं तब तो ये ब्लू कलर का होता है ना? उसके बाद हो जाता है कलर ब्लैक। हाँ, उसके बाद अगर हम बाद में अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो ये सोल्यूशन जो है वो डायमेटिक क्या हो जाता है कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद। और कितनी कंसंट्रेशन लिखवाई थी मैंने? 3 थ्री. 3 मोलर से ज़्यादा ना? Yes, sir. हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं कंसंट्रेशन में, वो क्या बन जाता है? ये पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमेटिक है ना? इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाते हैं। वेरी गुड। चलो मुझे बताना बच्चों कि कल के क्वेश्चन में मैं कौन से डॉट बताऊं, मतलब किस क्वेश्चन को बताऊं? बताओ बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताना, एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं कि नहीं होते हीटिंग करने के बाद? नहीं होते सर. नहीं लगते हैं. एक्सेप्ट कौन सा कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है इजीली? Lithium. लिथियम। बिकॉज लिथियम की किसके साथ रिलेशनशिप होती है मैग्नीशियम के से? डायगोनल रिलेशनशिप है ना? Diagonal. और थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हमेशा क्या देखना पड़ता है? लैटिस एनर्जी. अरे, थर्मल स्टेबिलिटी का एक आयनिक करेक्टर. आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर बढ़ने से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। बताओ फिर डाउट बताओ मुझे जल्दी से, इस तरफ कौन सा क्वेश्चन बताओ। अच्छा, जो पेपर दिया था इसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ पढ़ाया हुआ है कि नहीं है? ये सब कुछ पढ़ाया लग रहा था या कुछ भी पढ़ाया नहीं लग रहा था? मुझे तो सब कुछ पढ़ाया ऐसा लग रहा है। सब कुछ पढ़ा है. अरे बोलो ना, क्या डाउट बताऊं मैं? अमन, आपने दिया था टेस्ट ना एस ब्लॉक का? एस ब्लॉक का नहीं दिया था सर। क्यों मन नहीं किया? मैं सिर्फ 3 ब्लॉक पढ़ रहा था इसलिए सर, बहुत याद नहीं रहा। मैं पता नहीं था टेस्ट है सर, 9 बजे से जाए टेस्ट है तो सर पता ही नहीं था।
अच्छा अच्छा, तो आज एक काम करना कि इसके सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ओके सर। हाँ, और जो भी डाउट हो मुझे बता देना, मतलब ये प्रैक्टिस तो करने हैं क्वेश्चन सारे। बताओ फिर डाउट कौन किसे बताऊं फिर। हाइड्रोजन और पीरियोडिक में है सर, थोड़े ज़्यादा किया था। प्रतिभा कोई डाउट है? 43 बता दो सर। सर एक मिनट। ये क्वेश्चन है जो अभी सतीश ने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 43 है, अगर सबके पास देखना, क्वेश्चन नंबर 43 है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट विद NaOH टू गिव वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। एल्युमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम और लिथियम, कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इसमें वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स देगा? कैल्शियम। लिथियम। लिथियम, लिथियम वाटर से कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है? कॉम्प्लेक्स, इसका आंसर क्या दे रखा है? बेरिलियम। यस सर। सर बेरिलियम बनाएंगे तो सर साइज छोटा है, तो वो चार्ज डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स जो है सर वो, फिर इससे ज्यादा तो लिथियम। हाँ बट लिथियम, लिथियम पे है, +1 है बड़ा और उस साइज पे है +2 है। और चार्ज भी ज़्यादा है, कम है। लिथियम पे अपनी क्लास में कोई मनीष तो नहीं है ना बच्चों? नहीं है मनीष। इसका आंसर बेरिलियम ही होगा। बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो ये वाटर से कॉम्प्लेक्स बना सकता है। एल्यूमिनियम पे तो 3+ होता है। हाँ बट उसका साइज बड़ा हो गया फिर। वैसे एल्युमिनियम भी, मतलब एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो आपने देखा होता है बेरिलियम का हैलाइड कोवेलेंट होता है, याद है? बेरिलियम यस का सर। हैलाइड कोवेलेंट होता है, तो यस। बेरिलियम के अंदर हाँ, तो इसलिए बेरिलियम है बेस्ट ऑप्शन। और दो एल्युमिनियम भी कॉम्प्लेक्स बनाता है वाटर के साथ, ये देखो AlH2O का होल 6 3 पॉजिटिव, ये भी बनाता है कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ। और बेरिलियम बनाता है H2O का होल 4 2+ चार्ज। तो अगर दो ऑप्शन होते तो बेस्ट रहता, बट अगर एक ही चूज करना है तो बेरिलियम पे +2 चार्ज है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स इस तरह बनाते हैं। इस तरह जब ब्रेकिंग लिखा होता है ना बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स होता है। बताओ यहाँ पे एल्युमिनियम की कोवैलेंसी कितनी है? 6। 6। और यहाँ पे बेरिलियम की कोवैलेंसी कितनी है? 4। अच्छा एक चीज़ मुझे बताना, हाइड्रोजन जो बनाता है हाइड्राइड, वो कितने टाइप के हाइड्राइड मैंने पाया था, ये किसको याद है? मुझे देखना है, हाइड्रोजन कितने टाइप के हाइड्राइड बनाता है? भूल गए सारा? अभी हाइड्रोजन का टेस्ट भी लिया, रिवाइज किया है, वो याद है? सॉल्ट लाइक हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और कोवैलेंट हाइड्राइड। एंड कोवैलेंट इंटरस्टिशियल। हाँ वेरी गुड, Ionic मतलब covalent बिल्कुल ऐसे ही तैयार होना चाहिए जिसे ये बताता है बच्चा। मतलब जल्दी से, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एकदम समझने वाले टॉपिक हैं, इतना ऐसा नहीं कि एकदम रट्टा मारना है। तो हाइड्राइड्स में देखो, हाइड्राइड में से 3 टाइप के हाइड्राइड आपने पढ़े हाइड्रोजन के साथ, सॉल्ट लाइक, सॉल्ट या इसी को बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड, और दूसरा इंटरस्टिशियल, कोवैलेंट। हाँ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, और मेटेलिक। तीसरा क्या था? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। मेटलिक है सर। इंटरस्टिशियल वाले को मेटेलिक भी बोलते हैं ना। यस सर, मेटेलिक। अब
इनको पहचानना भी बड़ा आसान है। बताओ, आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं ना, सॉल्ट लाइक आयनिक हाइड्राइड, वो तो एल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल से बनेंगे। यस सर। Yes. हाँ, Yes. जैसे जैसे NaH हो गया। अब NaH में क्या है, Na प्लस H माइनस होगा ना हमेशा। और इसके बाद LiH हो गया, इसके बाद CaH2 हो गया, इसके बाद BaH2. BaH2 हो गया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन था ना, कि एक के अंदर बहुत ज़्यादा कोएन करेक्टर होता है जो पॉलीमेरिक, इसमें पॉलीमेरिक हाइड्राइड कौन होता था, BeH2, याद है BeH2 And MgH2. And MgH2. हाँ, BeH2 एंड MgH2 आज द पॉलीमेरिक हाइड्राइड नॉट। हाँ, ये पॉलीमर बना लेते हैं, यानी कि BeH2 कुछ इस तरीके से वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टाइप का ऐसे बना लेगा। ये ये BeH हो गया बच्चों, देखो ये BeH, और फिर मैंने लिख दिया BeH, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी ऐसे शेयरिंग होगा और यहाँ पर ये ऐसे शेयरिंग होगा। ये मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टाइप का बन जाएगा, जैसे कि डाइबोरेन में बना था इस तरीके से। तो ये बोरॉन जो है ना पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है। तो ये जो हाइड्राइड होते हैं दैट इज विथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, और वी कैन से एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ। और इंटरस्टिशियल मेटेलिक हाइड्राइड, तो जो मेटेलिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ये जो हाइड्राइड होते हैं जनरली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के साथ होते हैं। और मॉलिकुलर हाइड्राइड तो सबसे सिंपल है, जो इसके साथ कोएन बॉन्ड बनाते हैं वो मॉलिकुलर हाइड्राइड। P block. पी ब्लॉक, हाँ, ये हाइड्राइड पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ होते हैं, पी ब्लॉक के साथ। जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली ले लूँ, 16 ग्रुप को ले लूँ, तो क्या बनते हैं, H2O, H2S, H2SE और H2TE, है ना। और अगर 17 ग्रुप ले लूँ तो क्या बनते हैं, HF, HCl, HBr और HI, है ना। ये आपके क्या हैं, मॉलिकुलर हाइड्राइड। अब इनके मॉलिकुलर हाइड्राइड में क्वेश्चन आ सकता है। अभी एक ग्रुप और लिखता हूँ 15 ग्रुप का। 15 ग्रुप में क्या होते हैं, NH3, PS3, ASH3 और SbH3। ये आपके कौन से हाइड्राइड है बच्चों, मॉलिकुलर हाइड्राइड, क्योंकि इनमें ये पोलर मॉलिक्यूल हैं बट दे आर नॉट लाइक आयनिक कंपाउंड, या दे डू नॉट बिहेव लाइक ए सॉल्ट। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है रिड्यूसिंग करेक्टर का, इसमें क्वेश्चन आ सकता है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो अगर मैं तुमसे पहले वाले में पूछूं कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सब क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों ये, तो बताओ इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन बताना चाहेगा, अमन। H2O, देखो सबसे कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर ऐसे होगा। है कोई डाउट? और यहाँ पे कैसे होगा, क्या यहाँ पर भी ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। ये तीनों में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। और बच्चों अगर मैं इसमें रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर पूछूं या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, और दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी मतलब ये हाइड्राइड है तो दूसरों को कैसे रिड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ करके ना। Yes, sir. हाँ, तो बताओ मुझे ज़रा कि सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट पहले वाले ग्रुप में कौन सा होगा, 16 ग्रुप में H2T. H2TE, क्योंकि TE और H का साइज बड़ा है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होगी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये इजीली दूसरों को पर हाइड्रोजन जोड़ सकता है। क्या समझ रहे हो क्या सारी बातें आप लोग? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अगर मैं रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करूं, रिड्यूसिंग करेक्टर तो ये H2TE, फिर H2S और फिर H2SE और फिर H2TE, ये ऑर्डर होगा। और सेम ऑर्डर इसमें भी होगा, HF में HCl, HBr और HI, नहीं, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड, इसमें रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर एक ही होता है। जैसे देख लो, आप खुद ही देख लो, याद नहीं करना है, LiH, NaH, KH, RbH और CgM हाइड्राइड। बताओ जरा, पहले बताओ आयनिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा?
CH में सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर यहाँ पे है ना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर, क्योंकि यहाँ पे सीजियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और H नेगेटिव है ना। तो सीजियम जहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वहाँ पे आयनिक करेक्टर का मतलब जरा ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा ना। अच्छा बताओ यहाँ पे रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? यही होगा सर। हाँ, क्योंकि सीजियम हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो ऐसा नहीं कि कोई रिलेशन अपने आप से बना लो कि रिड्यूसिंग करेक्टर जो होता है वो जो आयनिक करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ऐसे कोई चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को देखो, थोड़ा समझो और अपने आप से आंसर आ जाएंगे। हाँ बोलो। सर इसमें LIH और इनमें सर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा होगा ना इनसे? कैसे उल्टा होगा? LIH का सबसे ज्यादा होगा ना सर? क्यों ज़्यादा होगा बताओ ना फिर। सर दोनों का साइज छोटा है सर, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेंगे सर। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का क्या मतलब है? आपको ये थर्मल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट मैंने क्या बताया ये बताओ ना, वही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है आयनिक करेक्टर, और थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि इसको Li प्लस और H माइनस में तोड़ना। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है इसको मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, H2 गैस, सीजियम सॉलिड। थर्मल स्टेबिलिटी बिल्कुल अलग बात है। अगर LiH को Li प्लस H माइनस तोड़ते हो दैट इज अ लैटिस एनर्जी। तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज सी आयनिक करेक्टर ओनली, और कुछ मत सोचो कि ये छोटा बॉन्ड है। जब ये छोटे बॉन्ड जल्दी तोड़ने की बात हो रही है तो उसके लिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखना है आपको। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में देखते हैं कि भाई कौन इजीली रिड्यूस कर सकता है, मतलब कौन इजीली हाइड्रोजन को ऐड कर सकता है। तो जिसका बॉन्ड वीक होगा वो हाइड्रोजन जल्दी दे सकता है। थर्मल स्टेबिलिटी अलग चीज़ है। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए अगर इतना इस तरह सोचोगे तो फिर हर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लगेगा। वही तो देखो यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई एच एफ का यहाँ पे सर ने छोटा साइज ले लिया, मैंने इसी साइज से कोई बात ही नहीं की है। मैं तो ये कर रहा हूँ केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखो, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी के लिए ये देखते हैं कि भाई जो जिनके आयंस हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है। तो यहाँ पर आयन ज़्यादा क्रिएट होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा, बस और कुछ नहीं देखना हो थर्मल स्टेबिलिटी में। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर दोनों यहाँ पे सेम है और यहाँ पे अलग अलग है। थर्मल स्टेबिलिटी के लिए केवल और केवल आयनिक करेक्टर देखना है। बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ मैं इस बात को। क्या सही बच्चों को क्लियर है? Yes sir. हाँ, मुझे डाउट तो बताओ, मैं कल के पेपर में क्या डाउट बताऊँ। मुझे तो सारे क्वेश्चन इसमें सिंपल से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैंने यही क्वेश्चन ही पढ़ाया है। सर क्वेश्चन 5th बता दो। 5th 23 और एक बस। क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th है लिथियम क्लोराइड स्लाइटली soluble in हाईली है। हाईली है, सॉरी, हाईली soluble in C6H6 और H2O D2O और फिर क्या दे रखा था, ऑल। इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे इतना बता दो, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में अगर मुझे सॉल्बिलिटी चेक करनी हो तो क्या देखोगे, लैटिस एनर्जी या हाइड्रोजन एनर्जी? इसका जवाब तो जल्दी से। CaCl सबसे ज्यादा soluble हो। कंफ्यूजन, वेरी गुड बच्चों, कंफ्यूजन से बचना है तो केवल एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट और कार्बोनेट में देखना हाइड्रोजन एनर्जी, अदरवाइज सब जगह क्या देखोगे, लैटिस एनर्जी। लैटिस तो बताओ लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या है यहाँ पर, जल्दी बताओ। LiCl का सबसे ज्यादा, CaCl सबसे ज्यादा। LiCl का सबसे ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, वेरी गुड। तो इसकी वाटर में सॉल्बिलिटी सबसे कम होगी इन चारों में फिर? यस सर। दिस इज सॉल्बिलिटी इन वाटर, पहले बताओ दिस इज सॉल्बिलिटी इन वाटर, ठीक है ना। तो Yes, इसकी sir. वाटर में सॉल्बिलिटी सबसे कम बिकॉज लैटिस एनर्जी सबसे कम, सबसे ज़्यादा है। अब बताओ, तो ये वाटर में सॉल्बिल नहीं होना चाहेगा, तो इसको सॉल्बिल कराने के लिए क्या करें? देखो ध्यान से, मॉलिक्यूल चाहिएगा। एक सेकेंड। अब मुझे बताओ जरा बच्चों, इसी कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। अमन, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा?
LiCl। उल्टा होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि पॉजिटिव केटायन का साइज छोटा होने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है ना, क्योंकि पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। तो बताओ, लाइक्स डिजॉल्व लाइक्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा डिजॉल्व होगा कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। बताओ इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है? C6H6। इसलिए इसकी सबसे सॉल्वेंटी इसमें होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज कोवेलेंट, दिस इज कोवेलेंट। आंसर क्या दे रखा है? कुछ और दे रखा है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा फिर। यही दे रखा है सर। यही दे रखे। मतलब इसमें थोड़ा सा ऐसे ही है, बट इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीखने का, वो सीखो बस, रिएक्शन रिएक्शन जो भी हैं। और जल्दी बताओ, और कौन सा डाउट बताऊँ? 23 24। 23 क्वेश्चन ही कहाँ चला गया? both Be and aluminum becomes passive on reaction with concentrated nitric acid due to the non-reactive nature of the metal, the non-reactive nature of the acid, the formation of inert oxide। इसका आंसर थर्ड नहीं देगा, 23 का थर्ड। यस सर। जो बेरिलियम और जो एल्युमिनियम होते हैं, ये जो है नहीं रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनके सरफेस में इनके ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। मान लो देखो, एल्युमिनियम जो होता है बच्चों, आपको पता है? सर ऐसा तो मैग्नीशियम में भी होता है। हाँ, मैग्नीशियम में भी होता है। तो मैग्नीशियम नहीं दे रखा था यहाँ पे, तो क्या करें? ओके सर। बीई, अगर मैं तुमसे पूछूं BeO, MgO और इसके बाद CaO और BaO, इसमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या है? BeO है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना? BeO की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और अगर मैं पूछूं Al2 3 की लैटिस एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होगी ना, +3 -2, है ना? तो इसकी भी लैटिस ज़्यादा है। तो ये कंपाउंड क्या करते हैं, इतना स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं बेरिलियम एल्युमिनियम एयर के साथ, बहुत स्टेबल कंपाउंड ये है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे मान लो ये एल्युमिनियम है, तो ये क्या करता है, एयर से ही रिएक्ट करके अपने सरफेस पे Al2 3 बना करके डिपॉजिट हो जाता है। अब पता है Al2 3 का मेल्टिंग पॉइंट होता है 2100 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसके सरफेस में इतना स्टेबल कंपाउंड चिपक जाएगा, तो फिर ये किसी से रिएक्ट कर पाएगा क्या इजली? क्योंकि Al2 3 ने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, इसके ऊपर Al2 3 की फिल्म बन गई, इसके ऊपर Al2 3 की लेयर डिपॉजिट हो गई। तो ये क्या करते हैं, किसी से रिएक्ट इजली नहीं कर पाते हैं, बिकम पैसिव। कोई दिक्कत नहीं, बस ये आंसर है। तब याद करो, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, जिंक के ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है तो वो स्टीम से रिएक्ट करता है, आयरन रेड हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। याद है ना सब सारी बातें 10th क्लास में? यस सर। हाँ। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने? 24। सोडियम लॉस इट्स लस्टर ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। ये क्वेश्चन तो 9th का लग रहा है, हो सकता है मुझे ना आता हो क्वेश्चन। सोडियम की जो साइनिंग प्रॉपर्टी है, मतलब वो लॉस हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Na2O, NaOH, Na2CO3, Na2O and NaOH, Na2O and NaCO3। क्या आंसर होना चाहिए आपके पास है इसका? अमन, इसका आंसर, इसका जो क्वेश्चंस हैं आपके पास हैं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो जरा। सर शायद सी। अब ये देखो, ये सोडियम है, मान लो दिस इज सोडियम, वो अपनी लेस्टर प्रॉपर्टी क्यों लॉस करता है? अब सोडियम एक्सपोजर टू एयर, अब अगर ये सोडियम है, सोडियम और ये एयर है, तो एयर में अगर मॉइस्चर भी हुआ, मॉइस्ट एयर है, तो इसकी
एयर के साथ बना सकता है ये Na2O। अगर मॉइस्चर हुआ तो मतलब कि एटमॉस्फेयर में CO2 गैस भी तो होती है, तो Na प्लस मॉइस्चर से क्या बन सकता है NaOH, और NaOH बन गया तो CO2 से क्या मिलके बना सकता है NaOH, बताओ जरा क्या बना सकता है ये? Na2CO3 तो इसमें तो मतलब मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा इसमें आंसर, मतलब Na2O NaOH Na2CO3 तीनों हो सकते हैं, ये तो फिर कोई भी नहीं, मतलब या तो फिर केवल Na2 होना चाहिए। बताओ जरा इसका आंसर क्या है? सर इसका आंसर यही दे रखा है। मतलब इस तरह क्वेश्चन को अगर मुझे आता ना तो मैं तो छोड़ के आ जाता, कंफ्यूजन रहता ना थोड़ा सा। और कोई डाउट है? सर 21। चलो आप लोगों को जो डाउट आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, मतलब ऐसे ही डाउट आने चाहिए इसमें, क्योंकि किसी को इतना रटा नहीं हो सकता है। विच द फॉलोइंग एल्कली मेटल हैज़ द बिगेस्ट टेंडेंसी ऑफ द हाफ रिएक्शन? विच द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स हैज़ द बिगेस्ट टेंडेंसी ऑफ द हाफ रिएक्शन? ये क्या मतलब है इसका? अच्छा, 21 क्वेश्चन में ये पूछा गया है, 21 में ये पूछा गया बच्चों कि M गैस से M प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन की सबसे बिगेस्ट टेंडेंसी किसकी होगी? सोडियम की, लिथियम की, लिथियम की हाइड्रेशन जाता है। और इसके बाद सीजियम की। कौन सी रिएक्शन सबसे इजीली दे सकता है ये बताओ? ये तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, लिथियम नहीं आ रहा है इसका आंसर। यस सर। यस सर। ये रिएक्शन क्या है ये? एक सेकंड, अरे हाफ ऑफ छोड़ो, पहले मुझे बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या है? क्या नाम है इस रिएक्शन का? क्या ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नहीं है? यस Yes. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नहीं है? यस सर नहीं है, मतलब ये नहीं है। क्यों? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में आप ऐसे करते हो ना, M प्लस गैस से M प्लस एक्वस जाते हो ना, और यहाँ पर M गैस से M प्लस एक्वस, तो यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ हैं, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अभी इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हो आप लोग, क्या यहाँ पे दो चीज़ें नहीं एक साथ? पहले M गैस को M प्लस में ले जाया गया और फिर M प्लस को एक्वस में ले जाया गया, बताओ? कंफ्यूज होते हैं ना आप लोग बहुत ज़्यादा। देखो M गैस से M प्लस गैस हुआ, इसे क्या बोलोगे? आयनाइजेशन नहीं बोलोगे, आयनाइजेशन। यस सर। और इसके बाद Yes. फिर इसको एक्वस में ले गए, तब ये क्या हुआ? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। हाँ, तो इस पूरे प्रोसेस की एंथैल्पी क्या हुई बताओ जरा? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। नहीं समझ आया? एंथैल्पी का आ यूज, हाँ। अच्छा बच्चों, क्लास डिस्कनेक्ट हो तो आप दोबारा मत ज्वाइन करना, ठीक है? और आज शाम को पी ब्लॉक का टेस्ट है ना, फिर सेम टाइम 9 to 10। नो सर। नहीं लूँ टेस्ट फिर? सर टेस्ट ले लो, लेकिन 9 to 10 मत लो। बताओ टाइम टेबल, आप बताओ। सेवन टू So question 41. 7 to सर। क्वेश्चन 41, एक मिनट, 41 क्वेश्चन 41। ऑन एडिशन ऑफ मेटल, 3 से 4 ले लो सर। नहीं 30,000 नहीं होगा। ऑन एडिशन ऑफ मेटल, कलर ऑफ लिक्विड NH3 solution convert to bronze, the reaction is, the region is अमोनिएटेड Mind की इलेक्ट्रॉन्स। formation से ही तो होता है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स में बेटा ये ब्लू कलर का होता है ना? सर अमाइड की फॉर्मेशन से होता है ना ब्रॉन्ज तो। मेटल अमाइड फॉर्मेशन, लिबरेशन ऑफ NH3 के, क्लस्टर फॉर्मेशन। इसका आंसर 4 नहीं दे रखा है। यस सर। क्लस्टर फॉर्मेशन में होता है बेटा कि जो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायमेटिक बन जाते हैं, तो कलर जो होता है ब्रॉन्ज हो जाता है। सर वो तो हाईली कंसंट्रेटेड में होता है। अमाइड फॉर्मेशन में हाईली कंसंट्रेटेड में ही तो अमाइड बनता है, मगर NCERT में क्या लैंग्वेज लिखी हुई है इसकी? आंसर वैसे क्या है इसका? the fourth. नहीं रहा।
on addition of metal chlorine solution convert to bronze the region is आयनिक क्लस्टर से ही आएगा सर ये, क्या बेटा? आयनिक क्लस्टर से ही आएगा मेटल के। अगर मेटल अमाइड कंसंट्रेशन 3 मोलर से ज्यादा और जितना हो जाता है ब्रॉन्ज। मतलब इसमें ये है कि क्लस्टर फॉर्मेशन के बाद मेटल अमाइड बनता है। और थोड़ा ठीक है, मैं इसको भी एक बार ना उससे देख के क्लियर कर दूंगा इसी तरह, ठीक है? और कोई डाउट बताओ? Sir 19. Sir 19th. 19th हाइड्रोजन में पीरियोडिक में 14 और 18 नहीं 41 और 8 on heating sodium metal in the current of dry ammonia leads to the formation of which gas? on heating 19 पूछा ना आप लोगों ने। on heating sodium metal in the current of dry ammonia leads to the formation of which gas? H2 आती है सर। अब इसमें गैस तो जो है वो H2 गैस ही है केवल। NaNH2 कोई गैस तो होता नहीं है। इसका आंसर फोर्थ नहीं दे रखा क्या फिर? Yes, sir. फोर्थ क्या दे रखा है इसमें आंसर? फोर्थ। Sir 4th ही हाँ, रखा है। तो फिर हो गया आंसर। अरे मेटल के साथ जब अमोनिया की रिएक्शन कराओगे तो और कौन सी गैस बन सकती है? गैस तो यहाँ पर अमोनिया तो बन नहीं जाएगा वापस से। और एक बात और देखो, मान लो सोडियम मेटल है, अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल है, थोड़ा देखना ध्यान से। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ NH2H, क्या यहाँ पे डेल्टा प्लस यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा? यस या नो? अरे बताओ, सभी हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है ना। और सोडियम क्या देगा भाई? Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन। बताओ, इस इलेक्ट्रॉन ने जाकर के H प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया तो क्या बचा? H। और Na प्लस NH2 में से क्या बना लिया? NaNH2 और प्लस H। H को मैं H2 करके हाफ कर दूं, कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर तो बस यही गैस बन सकती है, और क्या है इसमें? तो सोडियम की रिएक्शन कराओगे अमोनिया से तो ये बनेगा। अब यही बात हो गई कि सोडियम की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो क्या बनता है? बताओ जरा। NaOH प्लस H2 गैस ना? नहीं, बस हो गया। यस सर और कौन सा Yes, क्वेश्चन sir. बताना है? 43 ये कैसे घुमा रहे हो आप लोग मुझे इधर से उधर? 43 तो उधर पहले डिस्कस तो किया था मैंने। पहला क्वेश्चन ही 43 पूछा था किसी ने। बेरिलियम जिसका आंसर बताया था, बेरिलियम एल्यूमिनियम दोनों हो सकते हैं, बट बेरिलियम लिया था हम लोगों ने आंसर। कोई और बचा है? Sir 7. 7 मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड। 17. मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड Sir 17 है, 7 नहीं है। 17। फ्री आयंस ये क्वेश्चन, अच्छा 17 का क्वेश्चन बोलने से पहले ये मुझे बताओ, मॉल्टेन NaCl कैसे करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ड्यू टू फ्री आयंस? मॉल्टेन NaCl Free ions. फ्री आयंस। जब केवल देखो जितने भी मेटेलिक सॉलिड होते हैं, मेटल्स जब होते हैं केवल, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जितने भी मेटेलिक सॉल्ट होते हैं, अब NaCl को पानी डालोगे तो वो Na प्लस Cl माइनस बनाएगा, या फिर अगर ऐसे लिक्विड में होगा तो Na प्लस Cl माइनस में होगा, KCl में K प्लस Cl माइनस होगा। तो ड्यू टू फ्री आयन से तो करेगा इसका कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। उसका आंसर सेकेंड पार्ट होना चाहिए। 45. कौन सा? 45. 35? 45. अच्छा 45।
व्हेन सोडियम एंड लिथियम प्लेस्ड इन ड्राई एयर वी गेट, सोडियम और पोटेशियम को ड्राई एयर में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो सब लोग इस क्वेश्चन को, ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था, लेकिन एक चीज और है इसमें। ड्राई एयर, अगर ड्राई एयर की बात की है तो मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं है ना, ये तो मतलब हुआ। Yes. सोचो क्या हो सकता है इसमें? ये मुझे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो मॉइस्चर तो है नहीं है। अच्छा बताओ ड्राई एयर में क्या होगा फिर? O2 हो गया ना। यस सर। और इसमें एक चीज में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो, अरे ड्राई एयर में N2 गैस नहीं होगी? होगी। और N2 गैस अगर होगी तो बताओ एल्कली मेटल में नाइट्राइड केवल कौन बनाता था? केवल नाइट्राइड जो बनाता हो, लिथियम। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में सभी बनाते हैं, लेकिन एल्कली मेटल्स में नाइट्राइड लिथियम बनाता है। तो क्या लिथियम एयर के साथ नाइट्राइड बनाएगा? सर ऑक्साइड भी तो बना सकता है। हाँ बेटा, तो मैंने कब मना किया ऑक्साइड नहीं बना सकता है? नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, और सोडियम क्या बनाएगा? ऑक्साइड। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाना चाहिए फिर तो। यस सर, 4 सर ड्राई एयर में CO2 नहीं हो सकता। अरे ड्राई एयर में कैसे CO2 होगी? जब एयर का कंपोजिशन देखते हो तो एयर में हम मेनली, अच्छा अगर CO2 है, देखो CO2 वाला कौन सा ऑप्शन दे रखा है बताओ जरा मुझे, CO2 वाला कौन सा ऑप्शन दे रखा है? आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है ना। बेस्ट ऑप्शन में अगर CO2 है, मान लो तो देखिए आपके मन में आ गया तो ठीक है, तो Li2CO3 और Na2CO3 दोनों होने चाहिए ना फिर। यस। इसलिए सबसे ये मुझे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा है, Na2O, Li2O और Li3M, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा 78% है, ऑक्सीजन हमारा 21% है, और बाकी रेस्ट जो है वो ऑर्गन वार्गन सब ये सब चीज़ें हैं। इसी तरह नहीं समझ में आया? आ गया सर। ठीक है, चलो आज पता नहीं क्यों क्लास लगातार चलती ही जा रही है, वो एक ब्रेक क्यों नहीं हुआ आज?